मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का क्लास अपना बहुत फिक्स्ड एम्बिशन के साथ करेंगे हम लोग। फिक्स्ड एम्बिशन क्या है कि आज अपने पास अपना 30 to 40% टाइम लास्ट डे के टेस्ट के डिस्कशन में जाएगा और प्लस 60% टाइम आज के नए टॉपिक की तरफ हमारा जाना चाहिए। लास्ट डे का जो टेस्ट था वो ऑन जनरल पेपर जो था वो एवरेज था, ठीक है। लेकिन जनरली देखा गया, जो आपका रिजल्ट भी आया होगा, कि आप लोगों ने जो गलतियां की वो मात्र 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफिक थे जिसमें सबने गलती किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलतियां रिपीट ना हो। ऑन जनरल अगर मैं बोलूं तो 9 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से किसी ने कोई गलती नहीं की एक्सेप्ट 1 और 2। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि आपने एक लेवल तक के क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। हाँ, जब क्वेश्चन में थोड़ी ट्विस्टिंग आई तब दिक्कत आई है, उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे, उस टेस्ट के थ्रू एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपने क्लास को शुरू करेंगे। देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सब लोगों ने दिमाग सही लगाया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, क्या होता है, ठीक है। तो मैं अगर आपके जगह रहूं कि एंगल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो मैं तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाऊंगा इस क्वेश्चन में। मैं तो कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में दिमाग वेस्ट क्यों करो। तो मैं क्या करूंगा कि फॉर्मूला है रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मैं थीटा को 0 डिग्री ले लेता हूं, पहले 0 डिग्री लेता हूं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो क्या अपन कह सकते हैं कि थीटा जब 0 होगा तो आर का वैल्यू क्या होता था, a प्लस बी। ये मैक्सिमम होता है, ये अपना मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद आगे आते हैं। चलो थीटा थोड़ा और बढ़ा है, थीटा को ना 90 कर दिए, 0 से बढ़ा करके 90 किए। तो जब 90 किए तो आर की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा कम हो गया क्योंकि ये मैक्सिमम है, तो ये ऑब्वियसली इससे क्या है, कम है। और फिर थीटा का वैल्यू आ गया 180। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, a माइनस बी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अपन एंगल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है कॉन्टिन्यूअसली। और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें ये सब चीज तो चेंज हो नहीं रहा है, बात सिर्फ कॉस थीटा की है। तो अब एंगल जब आप बढ़ा रहे हो तो एंगल बढ़ाते बढ़ाते कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। जब 0 डिग्री से आप एंगल बढ़ाते हो, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है और 90 डिग्री के बाद तो नेगेटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सबको क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन तो मुझे लगता है किसी ने गलत नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन है कि अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, सबको पता है वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, अगर इसको पैरेलली डिस्प्लेस करोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हम दूसरे क्वेश्चन तक अज्यूम करेंगे सबको समझ में आ चुका है? इफ से यस इफ अंडरस्टूड, तीसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपन। मैं उस बेसिस पे जा रहा हूं कि आपने ये क्वेश्चन किसी ने गलत नहीं किया सेकंड क्वेश्चन, तो वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। ओके ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अ मैन वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट एंड 40 मीटर साउथ। देखो मैं तो भाई इस क्वेश्चन में ना लगाऊंगा ही नहीं कुछ वेक्टर, मैं तो बोलूंगा ये तो मूर्ख वाला क्वेश्चन है। कोई बंदा 40 मीटर नॉर्थ गया और 40 मीटर साउथ आ गया तो फिर वहीं आ गया, तो बचा कौन सा, 30 मीटर ईस्ट। तो क्या थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए होगा क्या? मैं सबसे पूछ रहा हूं, थर्ड में किसी को दिक्कत है क्या? मुझे लगता है इसमें वेक्टर नहीं लगाएंगे भाई। वेक्टर पढ़ रहे हैं इसका मतलब नहीं कि हर जगह वेक्टर ही लगा दें। दीक्षा ए करेक्ट है, सबको क्लियर है? थर्ड का आंसर ए है। आई थिंक मुझे से यस, इस क्वेश्चन में तो यस के आगे बढ़ते हैं ना अपन। या शिवम ग्रेट, अंजन 2 रिस्पॉन्स। थोड़ा सा फील लाओ यार, 4-5 रिस्पॉन्स दो तो मैं। चलो आदर्श थर्ड, चलो ग्रेट, आदर्श बेचारा खुद ही कर रहा रिप्लाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन में फोर में पूछा गया था कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड इज 3:1। ये मुझे निराशा हुई कि कुछ लोगों ने गलत किया। आई फेल्ट बैड बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल देखते हैं क्यों गलती हुई होगी। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का फॉल्ट कर सकते हो आप, कॉन्सेप्चुअली तो कोई गलती नहीं कर सकता इसमें। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम इज टू मिनिमम, मैक्सिमम दो वेक्टर का कितना मिल सकता है, ए प्लस बी। मिनिमम कितना मिल सकता है, ए माइनस बी। तो देखते हैं, अगर कोई बोलता है आपसे कि मैक्सिमम बाई मिनिमम इक्वल्स टू कितना है, सिंपल सी बात समझ लो, मैक्सिमम बाई मिनिमम इक्वल्स टू 3:1। तो अपन क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी, ये सब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का ही सम होता है ऑब्वियसली, इक्वल्स टू 3 टाइम्स सॉल्व कर लेते हैं ना। ये ए वेक्टर है, बढ़िया, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, और ये इधर जाएगा, क्लियर है क्या सबको। वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ऑप्शन मैच कर जा रहा है कोई, देखते हैं, देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। फोर्थ क्लियर है क्या, फोर्थ कैंसर होगा बी। क्या सबको क्लियर है, फोर्थ। ग्रेट, चलो फोर्थ सबका क्लियर है। आते हैं फिफ्थ में, 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन जो था, ये ऑन जनरल सबने गलत किया। ऑन जनरल मैं बात कर रहा हूं कि 90% लोगों ने इसको गलत किया, और मैं आपको ये भी बता दूं कि यही क्वेश्चन पूछने वाले टेंडेंसी होती है लोगों की, ठीक है, खासकर डिफरेंस का। और ये क्वेश्चन सिर्फ मोशन से, सिर्फ इस वेक्टर से नहीं बनता है, ये क्वेश्चन मोशन चैप्टर से भी इजीली पूछा जा सकता था। तो ये 5वां क्वेश्चन सबने गलत किया है, क्यों नहीं इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले स्क्रीन दिखा करके बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, आप बोर्ड पे फोकस कर सकते हो, इसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे बोर्ड पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बंदा है कोई, ठीक है, ट्रक है, सॉरी ट्रक है, जो शुरुआत में नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। सिंपल है, चलो 50 किलोमीटर पर आवर से कोई दिक्कत नहीं है, 50 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किलोमीटर पर आवर, उसके बाद टर्न्स वेस्ट और सेम स्पीड से ट्रेवल करता है। वेस्ट ट्रेवल किया 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। क्वेश्चन बोला फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। अब वो चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। मैं सिंपल सी बात करूं, आज के बाद इस तरह क्वेश्चन का तो क्या करेंगे, मैं ऐसे बोलूंगा, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल कौन सा है, ए वेक्टर मान लेते हैं, और फाइनल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। इनिशियल फाइनल दिख गया। चेंज इन वेलोसिटी कोई आपसे पूछता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी लगाएगा। फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल। फाइनल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फाइनल वेक्टर है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मुझे क्या निकालना है यहां पे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब कैसे निकालेंगे इस पे बात करते हैं, चलो। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अगर अपने को निकालना है, तो बी वेक्टर में क्या कर सकते हैं, माइनस ए वेक्टर को ऐड कर सकते हैं क्या, बी वेक्टर में क्या ऐड कर देते हैं, माइनस ए वेक्टर को। अच्छा, ये माइनस ए वेक्टर कैसे हो जाएगा, रिवर्स कर दें क्या, ए को रिवर्स कर दें क्या, क्लियर है क्या, बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को रिवर्स कर दिया। सिंपल सी बात है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर आएगा,
इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये बी वेक्टर है और माइनस ए वेक्टर है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? क्या ये साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है क्या? पहला डायरेक्शन मुझे बताओ, क्या ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे हम लोग, अंजन देख लेते हैं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दे दो आप लोग, क्या ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है क्या? क्लियर है? मैंने बोला मुझे b माइनस ए चाहिए था, मैंने b को माइनस ए से जोड़ दिया, b को जब माइनस ए से हमने ऐड किया तो इन दोनों का अपने को रिजल्टेंट चाहिए था, जोड़ने का मतलब रिजल्टेंट चाहिए अपने को, ये साउथ वेस्ट की तरफ आ गया। अब बात होती है कितना, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 50 है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला दो वेक्टर का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 होगा। इस केस में दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। क्लियर है? तो ए स्क्वायर, ए कितना होगा? cos 90 0 हो जाता है, 50√2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 50√2 साउथ वेस्ट। देख लेते हैं, 50√2 साउथ वेस्ट। क्या डी क्लियर है सबको? मैं कहता हूं ये गलत हुआ भी है तो ये सीखने की अपॉर्चुनिटी है अपने पास, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो फिफ्थ क्वेश्चन में, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से है। आदर्श ये इजी नहीं है आदर्श, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये इजी क्यों है। अब आपने एक मेथड से देखा, लेकिन अब आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी तो पढ़े हो ना। सिंपल समझो, आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ग्रेट अर्चिता सही था आपका, मतलब कुछ लोग का सही था, मैं ये नहीं कह रहा सबका ही गलत था। तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन और रद्दी लेवल का बनता है। देखते हैं कैसे, चलो सब लोग देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बता रहा हूं, ठीक है, देखते हैं। जिसको भी लगा ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था वो देखे कितने आसानी से क्वेश्चन बन सकता था। चलिए देखते हैं। वेक्टर ए, चलो आदर्श ये वेक्टर ए है, इसको अगर एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप और के कैप में अगर लिखोगे तो क्या इस ए वेक्टर को आप 50 जे कैप लिख सकते हो क्या बिना दिक्कत का? 50 जे कैप, सब लोग लिख सकते हो इसको? अगर इसको 50 जे कैप लिख सकते हो तो ये जो फाइनल वेक्टर बी आया है इसको क्या -50 आई कैप नहीं लिख सकते हो क्या? बोलो क्लियर है क्या? -50 आई कैप। क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्यों ना सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? -50 आई कैप -50 जे कैप। ये आपका आ गया चेंज इन वेलोसिटी, बात खत्म। ये आपका आ गया चेंज इन वेलोसिटी, -50 आई कैप -50 जे कैप। सबको क्लियर है? कोई आपसे पूछता है कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद है आपको? अगर कोई आपसे पूछता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ तो सिंपल सी बात होती है, एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। कितना हो गया? बोलिए क्लियर है क्या? क्या मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अगला बात आता है डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। भाई डायरेक्शन निकालने का भी सिंपल सा तरीका है, इस वेक्टर को x का इसका माइनस है और y भी इसका माइनस है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है ये नहीं निकाल लेंगे। जब x भी माइनस है और y भी माइनस है तो इसको क्वाड्रेंट नहीं समझ जाएंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साउथ वेस्ट नहीं हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट सर। क्या? थर्ड क्वाड्रेंट सर। थर्ड क्वाड्रेंट, चलो ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया सबको? चैट में एटलीस्ट से यस अगर समझ में आ गया दोनों मेथड से तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन अगर टफ था तो उसके मेथड कई थे। सलोनी आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना था क्या सलोनी? अगर नहीं तो आप चैट में डाल दो। अंजन, अदर्स, एवरीवन इज रिप्लाइड यस, ग्रेट। चलो तो अपन 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, लेट्स मूव टू 6। हम नए नए मेथड्स भी देखें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 किसी से गलत होना नहीं चाहिए था, किसी ने गलत किया है तो बदमाशी किया है उसने, बिकॉज ये क्वेश्चन ने किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है?
यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है मैग्नेट, जल्दी से बताओ, चैट में डाल दो जल्दी जल्दी। 1 चैट में डालो, चलो 1 तो बोला आपने, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करके चैट में। चलो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? कोई आपसे बोलता है कि यूनिट वेक्टर, तो शिवम इज सेइंग मैग्नीट्यूड इज 1, परफेक्ट। कोई अगर यूनिट वेक्टर है इसका मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब एक वेक्टर मैं आपको दे दूं और मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या करोगे? क्या वेक्टर है? 0.4 आई कैप प्लस 0.8 ए कैप प्लस बी के कैप। मैं आपको बोल दूंगा कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड होगा क्या इसका? 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी की वैल्यू 0.2 आगे बी होगा, सही है? क्लियर है? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी ना इजी था। ये जो 7th क्वेश्चन था ना, इसमें भी गलती नहीं होना चाहिए था। हम क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें एक आध लोगों ने गलत किया है। ये कुछ फोर्सेस दिए गए हैं एक साथ जो लग रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन पे एक साथ लग रहे हैं। बोल रहा है कि अगर बॉडी पे अगर 4 फोर्स लग रहा है तो उनका पहले तो वो किधर मूव करेगा, तो किधर मूव करेगा ये तो बताएगा उन चारों फोर्स का रिजल्टेंट। चारों जो फोर्स है उन चारों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है। तो पहला तो काम यही करना था कि चारों फोर्सेस को जोड़ देना था। अगर आप चारों फोर्सेस को ऐड करते हो तो क्या होगा? आई कंपोनेंट होगा, जे कंपोनेंट होगा और के कंपोनेंट होगा। तो सब लोग क्यों ना इस चारों फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिगर स्क्रीन को देख करके। एक्स वाला कंपोनेंट, हमें क्या निकालना है? हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ऐसे जनरली इतना क्वेश्चन गलत नहीं किया है। एक्स में क्या आ रहा है? 5 और 2 7 और -7। तो हमने देखा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसमें एक्स के जगह कितना आ गया? 0 आई कैप। वाई में देखते हैं। वाई में है 8 - 3 5 5 - 5 0 प्लस 4 जे कैप। और जेड में देखते हैं। जेड में देखते हैं 6 5 11 11 - 9 2। चलो अब आप मुझे बताएं कि अगर फोर्स ऐसा लग रहा है और रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के किसी का आवाज अनम्यूट रह गया, वैसे नहीं म्यूट कर देना, ठीक है। चलिए, अगर किसी पे फोर्स लगा रहे हो आप और रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसा है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर फोर्स लग ही नहीं रहा है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव क्यों करेगा? और जब मूव नहीं करेगा तो किस प्लेन में मूव करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ वाईजेड प्लेन में मूव करेगा। क्लियर है क्या सबको? सबको क्लियर है? वाईजेड प्लेन, स्पेस का मतलब, स्पेस का मतलब रीजन, एक प्लेन कि किस प्लेन में मूव करेगा। अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होता तो हम कहते हैं कि ये पूरे एक्स वाई जेड प्लेन में मूव करता। क्लियर है क्या? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में तो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो हमारे क्लास में आया था एक बार, ठीक है, बट मैं थोड़ा ये याद रखने को भी कहूंगा, दिमाग में रखने को कहूंगा कि जब भी अगर एंगल एक्यूट होता है, ठीक है, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। लेकिन अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से कम होगा। इसको अगर समझना है तो कुछ नहीं करो, भी फॉर्मूला देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा एक बार में। ठीक है, देखते हैं। दोनों का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, इससे क्लियर हो जाएगा। a प्लस बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा, और ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अगर दोनों के बीच एंगल थीटा है तब। क्लियर? -2a b cos थीटा, ये दिख रहा है सबको। अगर एंगल एक्यूट होगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या होगा? ये भी ज्यादा होगा। और ये क्या होगा?
और ये क्या होगा, कम होगा। और मैग्नीट्यूड वाइज देख लो ना, अगर ये cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये वाला साइन इसका पॉजिटिव रहेगा और ये वाला साइन इसका नेगेटिव रहेगा। इतना तो सबका सेम ही है, ये ज्यादा रहेगा और ये कम रहेगा। तो कह सकते हैं कि जब एंगल थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है, थीटा जब लेस देन 90 डिग्री है, तो जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा दिख रहा है किससे, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। बढ़िया। अगर एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर से मैं देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देख रहे हो, इतना तो मानते हो कि इतने में कोई फर्क नहीं है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक दोनों का सेम है। बात आती है उसके बाद, तो अगर एंगल एक्यूट है तो ये cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसमें ऐड हो रहा है और इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐड हो रहा है वो वैल्यू ज्यादा होगा, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उस वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज्यादा है। बोलिए क्लियर है क्या, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। अगर थीटा 90 डिग्री होगा, फिर से रखते हैं, cos 90 0 cos 90 0, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी क्या। तो क्या लिख सकते हैं कि जो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, इस केस में क्या करेंगे। अगर 90 डिग्री से अपने पास ज्यादा है, इस केस में फिर से देखते हैं, इतने पार्ट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये तो पहले से ही सेम ही है। ये cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 से ज्यादा पे वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस बार ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, वैल्यू वाइज देख लो। तो इस केस में हम कहते हैं कि a प्लस थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के कम होगा। ये दिमाग में रखे भी तो कोई दिक्कत नहीं है हमेशा। सबको आगे समझ में क्या सबको ये पूरा फंडा समझ में आ गया। सर बस याद कर लेंगे तो नहीं नहीं, होगा। याद देखो, मैं क्या कह रहा हूं ना कि याद तो तुम कर सकते हो लेकिन बिना समझे नहीं हो को कि 90 से कम होगा तो एक्यूट एंगल के केस में a प्लस बी बड़ा a माइनस बी से, और ऑब्ट्यूज एंगल में a प्लस बी का रिजल्टेंट छोटा होगा a माइनस बी से। क्लियर है। चलो खैर, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं मानू इतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ 9 में लोगों ने गलतियां तो की हैं। ठीक है, और 9 में जो गलतियां हुई हैं क्यों ना उसको देखा जाए। तो सिंपल सा फिगर वाले क्वेश्चन, ये फिगर वाले क्वेश्चन मैंने कम दिए हैं लेकिन आगे और आएंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें कुछ पी एंड क्यू मिडिल पॉइंट्स हैं बीसी और सीडी के, तो एपी प्लस ए क्यू बताना है। मैं एक फिगर को बना देता हूं फिर समझते हैं कि इसका क्या होगा। देखते हैं, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और क्या कह रहा है इसमें पी एंड क्यू, पी बी सी में है, पी और क्यू जो है यहां पे ए क्यू, पी एंड क्यू सी डी में। ग्रेट, चलो अपने को निकालना है क्या, एपी प्लस ए क्यू, अपने को निकालना है एपी प्लस ए क्यू। देखते हैं, सब लोग बोर्ड की तरफ देखो। मैं ना इस तरह के क्वेश्चन में जनरली अपना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करता हूं। ठीक है, मैं इस तरह के क्वेश्चन में कहता हूं कि मेरे पास क्या नॉलेज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो मेरे पास नॉलेज ट्रायंगल्स लॉ है, सबसे अच्छा नॉलेज है, इससे बढ़िया कोई नॉलेज हो नहीं सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो हमने क्या किया कि एपी वेक्टर अपने को चाहिए ऐसे, तो इसको कैसे लिखे। तो मुझे ये बताओ कि ये जो ए बी वेक्टर है और ये बीपी वेक्टर है क्या से, तो क्या दिमाग थोड़ा लगाएं अगर, तो क्या लिख सकते हैं क्या, एपी वेक्टर इक्वल्स टू, लिख सकते हैं क्या, एपी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी प्लस बीपी। यही तो ट्रायंगल है, यहां से यहां जाना है तो यहां से ऐसे जाएंगे फिर ऐसे से ऐसे जाएंगे। क्लियर है। थोड़ा एक और तरीका लगाते हैं, अब देखते हैं ए क्यू वेक्टर के बारे में। अगर अपने
ए क्यू वेक्टर के बारे में थोड़ा सोचें, तो ए क्यू वेक्टर के बारे में क्या होगा? एडी वेक्टर प्लस डी क्यू वेक्टर, ठीक है। अब सब लोगों ने लिख लिया एपी वेक्टर को लिख लिया एबी प्लस पी बीपी और एडी प्लस डी क्यू। अब सबसे बड़ा दिमाग में आता है कि अब इससे मिला क्या मेरे को, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या मिला। हमको एसी के टर्म्स में चाहिए, याद रखना हमको एसी के टर्म्स में चाहिए। तो मैं ना एक काम करता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं साइड में, देखते हैं कितने क्या समझ में आता है। तो अपने को क्या चाहिए? एपी प्लस ए क्यू, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। एबी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर प्लस एडी वेक्टर डीक्यू वेक्टर। क्लियर है क्या? अच्छा मैं ये बताओ कि अपन ये जो डीक्यू वेक्टर है, इस डीक्यू वेक्टर को हाफ ऑफ ए बी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? सबका सबसे मेरा सवाल है, क्या डीक्यू वेक्टर को, ये जो छोटा वाला वेक्टर है, इसको ए बी का हाफ कह सकते हैं क्या सब लोग? यस सर। हाँ, आई थिंक रिप्लाई में अगर सबको समझ में आ जाए तो प्लीज से। मैं कह रहा हूं, क्या मैं इस डीक्यू वेक्टर को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और इसको अभी रहने देते हैं ऐसे, ए बी वेक्टर एडी वेक्टर को भी रहने देते हैं, मैं डीक्यू वेक्टर को लिखना चाहता हूं हाफ ऑफ ए बी वेक्टर। सही? मैं देखो सिर्फ अदर्स देखो, देखते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये डीक्यू वेक्टर पैरेललोग्राम में पैरेलल है दोनों, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर जो है वही डीसी वेक्टर है, मानते हो? तो मैं इसका मिड पॉइंट लिया है तो आधा होगा ना, तो हाफ नहीं लिख सकते हैं आदर्श? मैं कह रहा हूं कि पैरेलल तो है और हाफ लेंथ का है। चलो अच्छा, ये जो अपना डीक्यू वेक्टर है उसको तो लिख दिया। ये जो अपना बीपी वेक्टर है, ये अपना जो बीपी वेक्टर है, इस बीपी वेक्टर को क्या हाफ ऑफ एडी वेक्टर नहीं लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एडी वेक्टर नहीं लिख सकते? आप मुझे बताओ ना, सिर्फ सीधी सी बात कह रहा हूं मैं कि हाफ ऑफ एडी वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। ये आखिर ये वाला लेंथ इसका आधा ही तो है, लिख दिया, काम खत्म हो गया। अब आगे आते हैं। अब देखो काम खत्म हो चुका है, यहां पे क्या लिख सकते हो क्या? लेकिन ना मुझे ना ट्रायंगल्स लॉ याद है, मुझे पैरेललोग्राम लॉ याद ही नहीं है, तो क्या करें अब हम? तो क्या मैं ए बी वेक्टर है, क्या एडी वेक्टर को बीसी वेक्टर नहीं लिख सकते? पैरेलल ही है, दोनों इक्वल लेंथ का है, ये आधा था पर ये तो पूरा है। तो क्या मैं एडी वेक्टर की जगह सीधा सीधा लिख दो क्या बीसी वेक्टर? जल्दी से, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, क्या लिख सकते हैं क्या? ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इक्वल्स टू 3/2 एसी वेक्टर। सबको क्लियर है क्या? किसी को भी डाउट है तो पूछो किस पॉइंट पे। ये ट्रायंगल और इस तरह के क्वेश्चन में ना मजे करने होते हैं सिर्फ, ये टाइम ले ले थोड़ा सा, लेकिन बन ही जाएगा। ये थोड़ा अपने ट्रायंगल्स लॉ के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है बस, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। क्या सबको क्लियर है ये? सर आई कैप एंड जेकैप में टर्म्स में नहीं सिद्धांत, ये आई कैप जेकैप में ट्रायंगल्स वाले जाओगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेट्स नॉट डू दैट, और सॉल्व भी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। अपन ये अगर क्लियर है तो हम लोग सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये अगले टेस्ट के लिए तैयारी है कि अगले टेस्ट में और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया था। ये देखो यार, 10th मुझे बताने का बिल्कुल मन नहीं है। 10th मैंने बताया था कि रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो वाला, दो छोटे वाले का सम बड़े वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दो छोटा वाला सम, पहले वाले में 10 10 20 है, 10 से बड़ा है। दूसरे में दूसरा छोटा क्या है, इक्वल है। तीसरे में भी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फोर्थ वाले में दो छोटे वालों का वाले का सम यानी 10 + 20 जो 30 हो रहा है वो सबसे बड़े वाले से भी कम है। इस केस में आपका क्या होगा, ये जीरो कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा 10th का? डी। सबको क्लियर है क्या? 10th में फिर से अगर बताने को कहोगे तो बता तो दूंगा, लेकिन ये क्लास में हो चुका है शायद। 10th का मैं कह रहा हूं सीधा सीधा डी ऑप्शन। सबको क्लियर है क्या? और सबने, किसी ने गलत भी नहीं किया है, तो जल्दी से इफ अंडरस्टूड से यस, विल मूव अहेड।
ग्रेट। ग्रेट ग्रेट। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। ये अभी 11th भी मुझे बताने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि 11th भी बहुत इजी क्वेश्चन था और ये भी आप लोगों ने अच्छा किया। कोई वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और वो दे दिया गया है। कोई आपसे, मैंने बताया था कि आज के बाद कभी एंगल पूछेगा तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं, उसके पहले कोई काम नहीं करते, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम लोग। तो चलो एक सेकंड में बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लेता हूं और इसके बाद आपको सॉल्व करके जल्दी से बता देता हूं। ये सिंपल क्वेश्चन है, तो और काफी लोगों ने सही भी किया है, एक दो लोगों ने गलत किया है, मैं बता देता हूं। चलिए, 3i कैप प्लस 6, किसी का आवाज अनम्यूट रह गया है, देख लो। एक सेकंड, किसी का आवाज देख लो, अनम्यूट रह गया है। चलो कोई बात नहीं। 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप, इस तरह क्वेश्चन है। मेरे को कोई एंगल पूछ देना कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, वाई के साथ कितना बन रहा है, जेड के साथ कितना एंगल बन रहा है, मैं सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड? कितना हो जाएगा? पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं साइड में। मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 6 6 जा 36 प्लस 4 अंडर रूट 49, ये हो गया 7। सबको क्लियर है? क्या हो जाएगा? 7। तो कितना आ गया? 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप बाई 7। क्लियर है? याद करो, डायरेक्शन कोसाइंस बताए थे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा इस केस में? डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा? 3/7, 6/7, कॉमा 2/7। अब कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/7। कॉस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/7। कॉस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/7। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ये मैंने बता तो दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे बना है काफी लोगों से, हार्डली एक दो लोगों ने गलत किया, सो वी वुड ओनली वेस्ट टाइम इन द क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये 12th क्वेश्चन को कई लोगों ने गलत किया है। ठीक है, 12th क्वेश्चन में आप लोग का आंसर क्या है, अभी भी एक बार कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या आंसर दिया है? चलो, 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी। चलो, क्वेश्चन नंबर 12th चैट में, मैं चैट में देख रहा हूं कितने लोग का आंसर आया है। एक सेकंड में देख लेता हूं। कुंदन बी, अंजन बी, आनंदराज ए, राशि बी, बी ए, बी और ए और बी के बीच में है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, बी और ए के बीच में है। सबसे पहली बात कि कभी भी दो अनइक्वल वेक्टर लेते हो, याद रखना। ठीक है, कभी भी दो अनइक्वल वेक्टर लेते हो, अनइक्वल का मतलब होता है दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। क्या वो किसी भी एंगल पे रख दोगे रिजल्टेंट 0 देगा क्या? दो अनइक्वल वेक्टर अगर लेते हो 3 और 4, 3 और 4, वो किसी भी एंगल पे रख दो, क्या वो रिजल्टेंट 0 देगा क्या? नहीं देगा, कभी नहीं होगा। तो दो वेक्टर तो कभी रिजल्टेंट 0 नहीं देगा, मैं अनइक्वल वेक्टर। अब बात आते हैं तीसरे की। जब तीसरा अगर आप लेके आते हो तो तीन वेक्टर्स जो होते हैं वो रिजल्टेंट 0 दे सकते हैं।
एक सेकंड रुक जाओ। अश्मी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको एड्रेस कर लेता हूं पहले। अश्मी ने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब अश्मी है यहाँ पे कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ठीक है, ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब नल वेक्टर नहीं है, नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर का, ठीक है। तो दो वेक्टर तो कभी रिजल्टेंट जीरो नहीं देंगे, कम से कम तीन वेक्टर तो होना चाहिए। और याद रखिएगा एक प्लेन में कम से कम तीन अनइक्वल वेक्टर्स होंगे तभी जीरो मिलेगा, दो पे कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। क्लियर सबको? इसका आंसर होगा डी होगा इसका। आनंद इक्वल होने पे बात अलग हो जाएगी, इक्वल तो बोल ही नहीं रहा, इक्वल तो फिर 1 - 1 जीरो हो जाएगा, पर हम बात कर रहे हैं अनइक्वल वेक्टर्स की। बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है ये, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जल्दी 3 क्वेश्चन बचे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन वेक्टर दिया हुआ है, ऐसा क्या वेक्टर ऐड करें कि एक यूनिट वेक्टर हमको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिलता है। थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देता हूं अगर दिक्कत हो रही है देखने में तो। सिंपल था, एक वेक्टर दिया गया आपको a इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर a आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एक वेक्टर दिया है। ऐसा क्या ऐड करे कि हमको एक यूनिट वेक्टर मिल जाए x में। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b से हमको रिजल्टेंट क्या चाहिए, हमको एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए। चलो देख लेते हैं। हमको एक वेक्टर a में एक ऐसा वेक्टर ऐड करना है कि रिजल्टेंट क्या मिले, आई कैप मिले। लिख लेते हैं। घटिया क्वेश्चन है ये तो। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है ना ये? अगला क्वेश्चन, ये तो क्लास का ना इतनी बार कराया हुआ क्वेश्चन है 14th ना, इसमें गलत होना ही नहीं चाहिए था। क्वेश्चन में 14th की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? 14th किसी को गलत दिक्कत नहीं? हाँ 14 नंबर है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, फिर मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा। 14th नंबर क्वेश्चन में ये दो वेक्टर दिए गए हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, इतना मुझे बताओ, क्वेश्चन एंड हो जाना है। आनंद राशि कुंदन हैज रिप्लाइड, होपिंग फॉर मोर आंसर्स। इस क्वेश्चन में दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रेट, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दोनों वेक्टर के बीच एंगल जो है वो 120 है, बिकॉज ये हेड टेल मेथड है, और हेड टेल मेथड में हम हमेशा एक्सटीरियर एंगल लेते हैं ना कि इंटीरियर एंगल। क्लियर है? 120 डिग्री एंगल है तो ऑब्वियसली कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा एक चीज और, 15 नंबर क्वेश्चन, अपने को एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी। रिजल्टेंट का मतलब जोड़ दो सीधा सीधा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सीधा सीधा पहले जोड़ के रिजल्टेंट निकालो। ऐड करोगे तो 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप आ रहा है क्या? 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। सिंपल, दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, खुद जोड़ लो बिना पेन पेपर उठाए हुए। 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब आपको इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा? √14 होगा। कैलकुलेट करके देख लो। मैग्नीट्यूड अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या निकाल लोगे? √3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो √13। क्लियर है? चलो सबको क्लियर है? डिस्कशन हो गया पूरे क्वेश्चन का? हम लोग क्लास की तरफ बढ़ सकते हैं। सो आज अपना कोई किसी को और डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। गिविंग यू 1 मिनट, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक आज का शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको बहुत काम आने वाला है चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है पूछो जल्दी से। गिविंग यू 30 सेकेंड्स। सिद्धांत सिंह सर मेरा एक गलत है लेकिन आंसर में 3 अंक नहीं। सिद्धांत ठीक है, मैंने वेरीफाई किया सारे आंसर्स को, मैं पर्सनली देख लूंगा तुम्हारा, बट नो चांस। मैं देख लूंगा सिद्धांत। ठीक है, किसी को रिजल्ट में और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिकॉज रिजल्ट में मैं जो एक चीज देख रहा हूं कि
फिजिक्स में जो गलतियां हुई हैं सबने एक तरह की गलतियां की हैं, ठीक है। कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 सबका गलत है, 11th और 12th में सबका गलत है, तो एक तरह की गलतियां हैं, मतलब कि हम बहुत सही ट्रैक में हैं, ठीक है। हमारा रिजल्ट कब आएगा? आदर्श इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लास 10th कल आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सो रिलैक्स, ठीक है, कल आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बहुत अगर डिले हो सकता है तो परसों, ठीक है। एक सेकंड, कुंदन ने पूछा है सर जीरो वेक्टर हैज एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस? यस कुंदन, जीरो वेक्टर हैज एनी प्रीटी मच फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैं सिंपल सा बात कर रहा हूं कुंदन, इस बात को समझते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। अगर एक आई कैप प्लस जे कैप एक वेक्टर ए है और एक और वेक्टर बी है आई कैप प्लस जे कैप, अगर वेक्टर में से वेक्टर को घटाओगे तो क्या मिलेगा? स्केलर तो नहीं मिलेगा। वेक्टर में से वेक्टर को घटाओगे तो स्केलर तो नहीं मिल सकता है, ये तो लॉजिक ही गलत है। तो वेक्टर माइनस वेक्टर क्या मिलेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा जो कितना होगा? 0, नल वेक्टर कहते हैं उसको। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए भी इसको हम लोग को वेक्टर ही अज्यूम करना चाहिए, 0 को। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर, बहुत ऊपर तो नहीं लिख रहा, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले जब देखा कि दो वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी था, लेकिन जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले ट्राई किया गया मल्टीप्लीकेशन में कि अगर एक स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वही वाली बात हो गई, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। तो स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई खास लॉजिक जानने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब अगर आप एक स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपने स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब मान लेते हैं स्केलर है 2 और वेक्टर है a, तो इसका मतलब क्या है? तो वेक्टर क्या बन जाएगा? 2a वेक्टर। इसका मतलब है कि जो वेक्टर आपके पास a वेक्टर था, अब उसकी मैग्नीट्यूड को हमने डबल कर दिया है। क्लियर है? यानी अगर हमने, सिंपल सी बात है कि अगर हमने उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उसका मैग्नीट्यूड जो हो गया है वो डबल हो गया है। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। अगर मैं यहां पे, अगर किसी को लगता है कि डिवीजन करते हैं, डिवीजन करने का मतलब क्या होता है? डिवीजन करने का मतलब होता है a वेक्टर बाई 2। तो डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होती है, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू a वेक्टर। तो इसका फिजिकल मीनिंग होता है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उसको हाफ कर दिया है। तो ये क्लियर सबको क्या कि इस एक स्केलर को एक वेक्टर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसका फिजिकल मीनिंग होता है कि उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं कि आखिर जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जब एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक कि जो फाइनल क्वांटिटी आएगी वो आएगी स्केलर क्वांटिटी, और एक केस बनता है जब फाइनल क्वांटिटी आएगी वो आएगी वेक्टर क्वांटिटी। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में मुझे स्केलर मिलेगा या तो वेक्टर मिलेगा। अगर मेरे को रिजल्टेंट में स्केलर मिलता है, इसको कहते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक? और अगर मल्टीप्लाई करने पे अपने को वेक्टर मिल रहा है, इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करना हो अगर तो सिंपल सा लिखते हैं, कोई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a डॉट b और a क्रॉस b। अब आप कहोगे कि पूरा बचपन से पढ़ते रह गए कि मल्टीप्लीकेशन को डॉट से भी लिख सकते हैं और क्रॉस से भी लिख सकते हैं, आज दोनों को अलग कर दिया जा रहा है। आज 11th 12th में आने के बाद ये बताया जा रहा है आपको कि नहीं, दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के वक्त डॉट का मतलब अलग है और क्रॉस का मतलब अलग है। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं उसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? डॉट होता है। क्लियर है? और क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं?
A क्रॉस B लिखते हैं हम लोग। क्लियर है? कैसे होता है, क्या होता है, वो तो बाद में बात करेंगे। तो एक किसी ने बीच में सवाल पूछा सर टेंसर नहीं आएगा, टेंसर क्वांटिटीज नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी, टेंसर क्वांटिटीज कहीं नहीं पढ़ना है हम लोग को। खैर, तो अपन आते हैं स्केलर प्रोडक्ट पे, यानी इस पार्ट पे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो हम बात करने वाले स्केलर प्रोडक्ट की, और इसका यूज बहुत ज्यादा है, पूरे 11th और पूरे 12th में है। तो आज के क्लास के बाद अपन ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लें, फिर कभी ना भूलें। तो देखते हैं, मान लेते हैं अपना ए वेक्टर है, मान लेते हैं अपना ये बी वेक्टर है, और ये मान लेते हैं ए वेक्टर है। ठीक है, और दोनों के बीच एंगल कुछ थीटा है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है क्लियर है? अगर डेफिनेशन अगर लिखना हो तो मैं थोड़ा सा ना आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। स्केलर प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर with the product of magnitude of one vector with component of one other vector on the first vector। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि अगर कोई स्केलर प्रोडक्ट आपसे पूछता है तो सिंपल कहते हो कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट भी के अलोंग, इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब देखते हैं क्या होता है। ये वेक्टर है, आप खुद बताओ मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर कितना होगा। आप भी जानते हो अगर थीटा एंगल बन रहा है तो कंपोनेंट कितना होगा। क्लियर है क्या? यही होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर कोई आपसे आज के बाद पूछता है तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये क्रॉस लिखना ठीक नहीं है, क्रॉस लिखना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा, इसको आप लिख लें, बस ये लिख लें, अभी समझाएंगे दोबारा। कई सारे एग्जांपल्स देके समझाऊंगा मैं अभी, इसको लिख लीजिए जल्दी से, ये आपके कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, बहुत से एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक बार समझ में आ गया न्यूमेरिकल्स इसमें दम नहीं होता इस टॉपिक में, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा वो तो। जल्दी से आप लिख लो इतने को, मैं इसको प्रॉपर सब कुछ लिखवाता हूँ। पहले डेफिनेशन लिख लो सब लोग, डॉट प्रोडक्ट का ना डेफिनेशन लिख लो पहले। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इट कैन लिख लो, इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as product of, it can be defined as product of magnitude of one vector, magnitude of one vector with component of another vector along first vector। component of other vector along first vector। इस फिगर को बना लीजिए, ये इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसको लिख लीजिए। मैं फिर मस्ती समझाता हूं इसको आगे होता क्या है। सबने लिख लिया है? सही, यस। अगर लिख चुके हो तो हम इसको समझाते हैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दे करके।
साइन थीटा का कुछ नहीं होगा कुंदन, हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले ही नहीं रहे, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा ना इसको समझाता हूं अलग तरीके से कि याद रहे हमेशा। समझो, ऐसे समझो, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि ये एग्जाम का कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, एग्जाम्पल देता हूं समझना। मान लो कोई बंदा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और उस एग्जाम के प्रिपरेशन में दो तरीके यूज कर रहा है, ठीक है। एक तरीका जो कर रहा है वो खुद पढ़ रहा है, ठीक है, खुद पढ़ रहा है या खुद नॉलेज गेन कर रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, वो कहीं और से किसी मीडियम से नॉलेज ले रहा है, ठीक है। अब उस नॉलेज को ले रहा है तो मैं मानता हूं ये खुद वाला मेरा ये है, ठीक है, या नॉलेज गेन वाला फैक्टर ये है, और ये कहीं बाहर से ले रहा है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों किसी एंगल है। तो ये जो ए वेक्टर है, इस वेक्टर के दो पार्ट्स हैं, एक है इसके एलोंग और एक है इसके परपेंडिकुलर। ये कॉमन रिजोल्यूशन हमने पढ़ा था, एक है इसके एलोंग और एक है इसके परपेंडिकुलर। जो अलोंग वाला होता है उसको मानते हैं कि चलो ये भी आपके प्रोडक्ट में ऐड कर रहा है, यानी आप पढ़ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो इसका जो अलोंग वाला कंपोनेंट है वो भी आपको क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है, यानी आपको आगे की तरफ पुश कर रहा है, आपको वर्क कर रहा है। लेकिन जो इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो एक्चुअल में आपको कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं दे रहा है। यानी जो आप ये वाला काम कर रहे हो इसके दो पार्ट है, कुछ पार्ट आपको हेल्प कर रहा है, कुछ पार्ट आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो मैं सिंपल बोल रहा हूं, इस ए वेक्टर के दो पार्ट हैं, एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है। किसी ने पूछा भी था वो कितना है, तो ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा इधर है और ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। मैं और भी एग्जांपल दूंगा जो आप पढ़ चुके हो, ये अभी वो दे रहा हूं जो आप पढ़े नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप बनाने के लिए। तो अब मुझे बताओ कि मेरे लिए ये वाला पार्ट बेकार है और ये वाला पार्ट क्या है, यूजफुल है। तो ये जो यूजफुल पार्ट है उसका मल्टीप्लीकेशन अपने पुराने वेक्टर से कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। एग्जांपल देता हूं, अब क्या हो गया, अब अपने को ए डॉट बी कोई पूछता है, इसका मतलब क्या कि पहला यूजफुल कंपोनेंट क्या था, ये बी वाला था, ये हमेशा से यूजफुल हमने माना है। दूसरा, जो आप दूसरा काम कर रहे हो उसका यूजफुल पार्ट कौन सा है, ए कॉस थीटा। बोलिए क्लियर है क्या, बी इंटू ए कॉस थीटा। डेफिनेशन यही तो बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर। सबको क्लियर है ये पार्ट। इसको समझाने का मैं एक और तरीका लेता हूं, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो अगले, इस बार भी नहीं समझ में आया तो फिर बताना मेरे को, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं ये करता हूं कि चलो ये तो एक तरीका हो गया, अब मैं थोड़ा वर्क पे आता हूं। याद है सबने वर्क पढ़ा था, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे क्लास 9th 10 में पढ़ा है आपने, डेफिनेशन ऑफ वर्क कोई समझा सकता है मुझे क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, जल्दी से। वर्क, वर्क का डेफिनेशन क्या है, जल्दी से, मजा आएगा इससे, इसे डॉट प्रोडक्ट समझ में जल्दी आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, दीक्षा इज सेइंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। राशि कुछ करेक्ट करना चाहते हो इसमें, दीक्षा इज सेइंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से। आनंद इज सेइंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। राशि मुझे मतलब समझाएं इसका।
वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, वैष्णवी सेइंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं सिद्धांत, थोड़ा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बताओ। कोई मुझे वर्क का डेफिनेशन समझा देगा तो डॉट प्रोडक्ट भी मुझे समझा देगा, ठीक है। सर ये स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ राशि, ठीक है, मैं स्टिल पूछ रहा हूँ राशि, राशि की ये जो फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा आपने बताया, ये कैसे बताया, इसका डेफिनेशन बता सकते हो क्या? अपने आप को अनम्यूट करके समझा सकते हो मुझे क्या? सर ये 9th में पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब मुझे वो स्टेटमेंट थोड़ा एक बार रिपीट अगर करोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे वो स्टेटमेंट बस रिपीट कर दो, डेफिनेशन में पढ़ा था थोड़ा बहुत। वर्क कैन बी डिफाइंड एज, हाँ प्लीज। वर्क कैन बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स अप्लाइड। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स अप्लाइड, ड्यू के जगह मैं अलोंग लगा देता हूं बस, ठीक है। चलिए मैं आपको अभी अनम्यूट कर लो, अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, पहली चीज एकदम क्लियर कर लेना है। दूसरा, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, कूली वाला एग्जांपल याद है ना? कूली फोर्स ऊपर लगाता था, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होता था, कोई वर्क नहीं होता था। तो उसमें क्या आपने पढ़ा था? उसमें पढ़ा था कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तैयारी करने गए आईआईटी का, हो गया नीट, मानेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू साइंस देयर इज नो वर्क डन। मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, बॉडी डिस्प्लेस इधर हो रहा है, तो क्या मैं पूरा वर्क कर रहा हूं क्या? नहीं। समझाते हैं क्या हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, पहले तो वर्क का समझा देते हैं आपको। ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ठीक है। तो इस मेरे फोर्स का सारा पार्ट अगर कंट्रीब्यूट कर रहा होता तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा होता, लेकिन नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्क में। तो हमारे फोर्स के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है एफ कॉस थीटा और एक पार्ट है एफ साइन थीटा। जो एफ कॉस थीटा है ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है और यही वर्क कर रहा है, तो वर्क को लिखते हैं वर्क इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। ये फॉर्मूला बनता है। इसको बाद में लिख सकते हैं एफ डॉट एस वेक्टर, वर्क डन। अब आप कहोगे कि एफ साइन थीटा का क्या हुआ? एक्चुअली एफ साइन थीटा इज अ वेस्ट। एफ साइन थीटा कोई भी वर्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो याद रखना, वर्क डन का डेफिनेशन कोई बोलते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सबका नहीं, वही डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के अलोंग हो रहा है या वही फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो रहा है, वही लेते हैं हम लोग। क्लियर है? तो मैं जल्दी से बैक टू आवर क्वेश्चन, ए डॉट बी को जल्दी से शॉर्टली समझा देता हूं, फिर हम लोग इसके मैथमेटिकल पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। और अगले दिन इस पे न्यूमेरिकल्स हर तरह के करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। चलिए ठीक है, इसके कुछ डेफिनेशंस में लिख रहा हूं। अगर कोई ए डॉट बी बोलता है तो पहला चीज, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है। या ऑपोजिट भी लिख सकते हो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल प्रोडक्ट आएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। याद रखना है ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ये फाइनल रिजल्ट है अपना। किसी को इसमें दिक्कत है पूछो जल्दी से। एग्जैक्टली वैष्णवी, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स या ऑपोजिट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों लिख सकते हैं वर्क डन में।
वाइस वर्सा इज ट्रू। a इंटू बी कॉस थीटा लिखो या b इंटू ए कॉस थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें किसी को दिक्कत है तो समझ। अब एक एक करके टॉपिक वाइज जाता हूं। अभी तक मैंने वेवर्ड तरीके से काफी चीज समझाई है, मैं टॉपिक से जाता हूं। फिजिकल एग्जांपल में वर्क डन को फिर से लेके आएंगे हम लोग, ये क्वेश्चंस उस पे काफी मिलने हैं। समझ में आ गया सबको? Put yes if understood, we'll move ahead. So ये आपके ना कुछ ग्रीन एरो शो करते हैं आपके उसमें मतलब स्क्रीन पे। उस ग्रीन एरो को अगर आप प्रेस करते हो तो वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, बेस्ट वे टू गो अहेड। ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव डन। ग्रेट। स्टिल इफ कोई सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए आदर्श। ठीक है आदर्श, शॉर्ट में मैं अभी आऊंगा, अभी शॉर्ट में। ठीक है, फिर से वर्क डन। किसी ने, आदर्श ने पूछा है कि सर शॉर्ट में बता दीजिए। आदर्श एकदम सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। ठीक है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, अगर स्केलर प्रोडक्ट अगर आप निकालना चाहते हो, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप निकालना चाहते हो तो सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के अलोंग। ठीक है, यानी ए डॉट बी कर रहे हो तो एक इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इसके अलोंग। क्लियर है? ए डॉट बी होता है ए इंटू बी कॉस थीटा, या ऑपोजिट भी कह सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड बी इंटू इसका कंपोनेंट इसके अलोंग इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, बी इंटू ए कॉस थीटा लिखो या ए इंटू बी कॉस थीटा लिखो। ए डॉट बी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। स्केलर प्रोडक्ट हमको मिला है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे ये डिपेंड करता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में बहुत सिंपल सी बात होती है कि अगर एंगल पे डिपेंड करता है। तो मान लो अगर एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, अगर थीटा अगर 0 डिग्री है, अगर ठीक है थीटा अगर 0 डिग्री है, उस केस में अपन देखते हैं कि क्या होगा। तो थीटा 0 में ए डॉट बी जो होता है वो मैक्सिमम होता है ए इंटू बी। ए बी कॉस 0 कितना हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाता है, तो कितना हो जाता है ए बी। ये आपको मैक्सिमम मिलता है। जब आप दोनों में के एंगल 0 डिग्री होगा तो आपको ए डॉट बी मैक्सिमम मिलेगा। अगर थीटा अगर 90 डिग्री लोगे, ठीक है, तो ए डॉट बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अगर थीटा 180 लोगे तो क्या मिलेगा अपने को, मिनिमम मिलेगा। कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 180, ये हो जाएगा माइनस ए बी। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ये लिख लो जल्दी से, ये याद होना चाहिए हमेशा। ए बी कॉस 180, ए बी -1। क्लियर है? जल्दी जल्दी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को यूज करना शुरू करेंगे। ए बी कॉस 180 हो गया, ये वैल्यू होगी -1। ठीक है, आज पूरे से कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लेते हैं, कल से इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, बस एक फिजिकल मीनिंग पे आ जाते हैं। आदर्श कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर ए बी, हाँ बिल्कुल गिवन रहेगा, ऑब्वियसली। अरे सब क्वेश्चन करेंगे तो आएगा वो सब। आज तो हम बेसिक ही कर पाएंगे लग रहा है। ठीक है, सो ये क्लियर है। अब थोड़ा सा फिजिकल एग्जांपल लेते हैं वर्क डन का, इसको क्लियर करते हैं। अदर फिजिकल एग्जांपल लेते हैं वर्क डन का, और कल से क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग। ठीक है, एक मैं फिजिकल एग्जांपल लेता हूं और करते हैं। फिजिकल एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिजिकल एग्जांपल है वर्क डन। ठीक है, ये अगर फोर्स है, ये अगर एस है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो जो वर्क डन होता है वो होता है एफ डॉट एस। क्लियर है? जो वर्क डन होता है वो होता है एफ डॉट एस। क्लियर है? फॉर्मूला लिखते हैं एफ डॉट एस, या लिख सकते हैं इसको एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है? वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा।
यही होता है। मैं इसी पे इसको एंड कर रहा हूँ, वर्क डन के फिजिकल मीनिंग पे। कल से क्वेश्चन शुरू करेंगे इस टॉपिक पे। आपके लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मॉड्यूल होमवर्क है। अगले दिन कोशिश करेंगे कि हर क्लास में लास्ट 15 मिनट वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। 15 मिनट में मुझे लगता है आराम से आधा एक्सरसाइज तो डिस्कस हो ही जाएगा। इस वीक में हम आराम से डिस्कस आधा पूरा कर लेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपके लिए होमवर्क है नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। मैं मीटिंग